हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और ये नेक्स्ट पार्ट है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूनिसेलुलर सेल्स, मल्टीसेलुलर सेल्स, इनके बारे में पढ़ा। आज की वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट ऑर्गेनल इज द न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है कंट्रोल सेंटर? क्योंकि इसके अंदर में ही डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और वो डीएनए कंट्रोल करता है एवरीथिंग। आपके बॉडी का जितना भी फंक्शंस है, सारा कुछ का जो इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज लोडेड इन द डीएनए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। तो अब वो न्यूक्लियस होता क्या है? तो कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच पोर्स। इसमें क्या होता है? डबल लेयर होता है, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है इसमें। ठीक है, और उसके साथ क्या क्या पाया जाता है? इसमें पोर्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? एक न्यूक्लियर पोर होता है। इसके हेल्प से क्या होता है? अलाउज मटेरियल ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म। क्या अलाउ करता है? मटेरियल ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म। मतलब कि इसके अंदर कोई चीज अगर बन रहा है तो वो इसी के थ्रू बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कोई चीज इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पोर का काम होता है। कहाँ पाया जाता है न्यूक्लियर पोर? मेम्ब्रेन में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। दिस वन इज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस का क्या काम है? साइट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस। मतलब जो राइबोसोम्स होता है, सेल ऑर्गेनल से एक और है राइबोसोम। तो उस राइबोसोम्स दो यूनिट से बन करके मिल करके बनता है। एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है लार्ज सब यूनिट। तो ये दोनों सब यूनिट कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस के बनते हैं। तो दिस इज क्या? साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, यहां पे राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स, विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो इसके पास क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है न्यूक्लियस के अंदर में। और क्रोमोसोम्स किससे मिलकर के बना होता है? डीएनए से बना होता है। बहुत सारे डीएनए जब कंडेंस हो जाते हैं तो बनाते हैं क्रोमोसोम। और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें पाया जाता है। दोनों तरह के प्रोटीन्स होते हैं। देन द फंक्शनल सिगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। जो फंक्शनल सिगमेंट होता है डीएनए का, उसको कहते हैं जीन। नॉन डिवाइडिंग सेल, अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उस दौरान आपको क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्रोमोसोम आपको तभी देखने को मिलता है जब सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड। सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तभी आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता है तब तक क्रोमोसोम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसके अलावा क्या दिखाई देता है? तो क्रोमैटिन दिखता है। क्या दिखता है? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? डीएनए का एक पतला धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत लंबा स्ट्रक्चर पाया जाता है वहां। ठीक है, और डिवाइडिंग सेल अगर हुआ तो डिवाइडिंग सेल में आपको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। कैसा शेप का होता है? रड शेप का। कैसा शेप का? रड शेप का। इस तरह का क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अ क्रोमोसोम विच इज सीन इन अ डिवाइडिंग सेल।
अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, एक डीएनए पाया जाता है जो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर। इस तरह से एक छोटा सा डीएनए इस तरह से सर्कुलर एरिया में पाया जाता है। अब आपको पता है, इससे पिछले वाले वीडियो में जब पढ़ाए थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर नहीं होता है, विदाउट कवर होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस के पास कवर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई कवर नहीं होता, तो उसका जो डीएनए है वो किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। इस रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। The nucleus of prokaryotic cell is known as nucleoid without any membrane। यहाँ पे कोई membrane नहीं होता है। ठीक है, तो this is all about nucleus। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The second organelle is राइबोसोम्स। अब राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों कहते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज, बिकॉज इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। अब ये कैसे होते हैं, टाइनी स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यू सेल के अंदर में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्म में। बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में। बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस से वो ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दोनों असेंबल होता है। दोनों असेंबल होकर के एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। ये कभी कभी आपको अटैच दिख सकता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। किसके साथ अटैच रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी एक ऑर्गेनल है सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके साथ राइबोसोम्स अटैच रहता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस, असेंबल्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, असेंबल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में। बनता कहाँ है, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, अब ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट एंड दिस वन इज द स्मॉल सब यूनिट। तो ये दोनों बना कहाँ है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से फिर वो बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में दोनों आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाता है और बनता है एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर। एंड दिस राइबोसोम डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन। It is membraneless. It is membraneless without any membrane। इससे पहले जो न्यूक्लियस देखे उसमें भी मेम्ब्रेन था, आगे भी पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता है, बट राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। The next organelle is endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक हो गया प्रोटीन और एक हो गया लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यहाँ पे बनते हैं। ये कैसे होते हैं, लार्ज नेटवर्क स्प्रेडिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क की तरह फैले हैं। आप अगर सेल का डायग्राम देखेंगे तो सेल के डायग्राम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरे के पूरे सेल में फैला हुआ होता है, और ये इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस। इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस। तो कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होता है, इससे पहले जाने न्यूक्लियस में कितना मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक है RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? तो इसके पास क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाया जाता है। इसके पास क्या पाया जाता है? राइबोसोम। दिस पार्ट इज, जो पर्पल में दिख रहा है, ये पर्पल कलर का पार्ट जो है, दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास क्या है? राइबोसोम्स है। ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है? दीज आर द राइबोसोम्स। दीज आर द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स इसके ऊपर होते हैं, तो ये आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये रफ दिखता है, रफ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्योंकि राइबोसोम्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोग देखा कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स जुड़ा हुआ है, उनका भी काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो सिक्रीशन। प्रोटीन बनता भी है वहां पे और वहां से रिलीज भी किया जाता है। ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक में प्रोटीन बनता भी है और वहां से रिलीज भी किया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है आप लोग के एनसीईआरटी में, पेनक्रियाटिक सेल। जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, विदाउट राइबोसोम। तो अगर यहाँ पे राइबोसोम नहीं रहेगा तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा। राइबोसोम्स रहेगा तो वो रफ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसके वजह से ये कैसा दिखता है? स्मूथ। ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स। ये क्या बनाएगा? फैट्स बनाएगा और हॉर्मोन्स बनाएगा। बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो फैटी नेचर के होते हैं। ठीक है। तो दो मेन काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक प्रोटीन बनाना और एक लिपिड्स बनाना। लिपिड्स मतलब फैट्स। लिपिड्स का मतलब क्या होता है? फैट्स। तो ये दो मेन फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus. Next organelle is Golgi apparatus. अब ये जो गोल्जी apparatus है, इसका दूसरा नाम है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्या होता है? ऐसा जगह होता है जहां पे आप लेटर पोस्ट करते हैं। उन लेटर को आप जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं, वहां पे उन लेटर्स को भेज दिया जाता है। तो जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस में जैसा काम होता है, वैसा ही काम होता है किसके? गोल्जी apparatus का। तो ये भी क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं, उनको पैक करता है और उनके डेस्टिनेशन पे भेजता है। जहां जहां उनको भेजना है, सेल्स में जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे उसको भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? गोल्जी apparatus के द्वारा। दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक। इसको अगर आप देखेंगे, दिस वन इज द गोल्जी apparatus। तो क्या है? एक के ऊपर एक, एक स्टैक है, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। इस तरह से स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक के ऊपर एक पतला पतला स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब चपटे चपटे स्ट्रक्चर्स। ठीक है। These are linked to the endoplasmic reticulum, cell membrane and other organelles. गोल्जी apparatus जो होता है वो किसके साथ लिंक्ड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होता है और बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स के साथ भी ये लिंक्ड होता है। ठीक है। अब इसका काम क्या है? तो मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो भी प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन करके आ रहा है, वहां गोल्जी apparatus में उसको क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है, उसको सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट मतलब अलग अलग ग्रुप में बांटता, मतलब जो प्रोटीन है उसको अलग कर दिए, जो फैट्स है उसको अलग कर दिए। ठीक है। अलग अलग कर दिए, प्लस उसको पैकेजिंग भी होता है वहां पे। प्रोटीन्स को वेसिकल्स में पैक किया जाता है, लिपिड्स को लिपिड वेसिकल्स में पैक किया जाता है। ठीक है। तो सॉर्ट्स एंड पैकेजेस देम इनटू द वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर वेसिकल्स, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर या तो प्रोटीन होगा या तो लिपिड होगा। प्रोटीन होगा या तो
लिपिड होगा, छोटे छोटे पैकेट्स। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसको क्या किया जा सके? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिक्रेट करते हैं, या फिर लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब इसी से ही, इन वेसिकल से ही क्या बनता है? लाइसोसोम्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ये डायग्राम, इस डायग्राम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें क्या बन रहा है? लिपिड्स बन रहा है और प्रोटीन्स बन रहा है। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ कनेक्टेड रहता है? गोल्जी apparatus के साथ। तो इसके अंदर जो जितने भी प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स बने हैं, वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके पास? गोल्जी apparatus के पास। गोल्जी apparatus में वो क्या करते हैं? ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? लिपिड्स पाया जाता है और प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है, जैसे क्या बनाना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन अगर आप लोग जानते होंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो मेन चीज से मिलकर के बना होता है, जो कि होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, तो यहाँ पे भेज दिया गया, ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल के हेल्प से क्या बन जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन वेसिकल के अंदर में क्या है? प्रोटीन्स भी है और लिपिड्स भी है। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स कहाँ जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे और उसका मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया गोल्जी apparatus का काम। तो दीज आर द पोस्ट ऑफिस ऑफ अ सेल। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस का काम होता है किसी भी लेटर को जमा करना, उसको पैकेट्स में जमा करना, और जहां भी भेजना चाहते हैं वहां पे उसको भेज दिया जाता है, उसी तरह से गोल्जी apparatus भी क्या करते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, और उनको उसके डेस्टिनेशंस पे भेज दिया जाता है। जहां पे भी जरूरत पड़ता है उनका, वहां पे उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus। हाँ, और एक चीज, गोल्जी apparatus जो है, इसका डिस्कवरी कौन किया था? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, कैमिलो गोल्जी। इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोल्जी apparatus, अकॉर्डिंग टू हिज नेम। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? क्लीनअप सिस्टम। लाइसोसोम्स आर द क्लीनअप सिस्टम, इसका एक दूसरा नाम भी है। Lysosomes are known as cleanup system, and they are also known as suicidal bags. Suicidal bags. Suicidal bags of a cell. तो अब ये क्लीनअप सिस्टम है। अब ये क्या है? दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ इंजाइम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम्स के पास क्या होता है? बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, अलग अलग तरह के इंजाइम्स होते हैं। इन इंजाइम्स को क्या कहते हैं? These enzymes are known as hydrolytic enzymes. These enzymes are known as hydrolytic enzymes. ठीक है, breaks down unwanted proteins, carbohydrates, fats, damaged cell organelles. इसका काम क्या? अब ये क्योंकि क्लीनअप सिस्टम है, तो इसका काम क्या होता है कि ये जितने भी अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं, उसको ये ब्रेक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है, फैट्स को ब्रेक करता है, और अगर कोई डैमेज हो गया है सेल, या फिर सेल का ऑर्गेनल्स कुछ डैमेज हो गया है, तो उसको ये क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेड प्रोडक्ट्स है, ये जो ब्रेड प्रोडक्ट्स है, इनका क्या होता है? तो दीज आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। जो प्रोटीन्स ब्रेक हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हुआ, जो फैट्स ब्रेक हुआ, इनको भेज दिया जाता है किसके पास? साइटोप्लाज्म के पास, ताकि उसको क्या किया जा सके? रीयूज किया जा सके। उसको क्या किया जा सके? रीयूज। तो बेसिकली लाइसोसोम्स क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, उसके पास भी पाया जाता है क्या? लाइसोसोमल एंजाइम्स। ह्यूमन के जो स्पर्म होते हैं,
उसमें भी पाया जाता है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, और ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं, जब एग को पेनिट्रेट किया जाता है, जो ओवम होता है, जो फीमेल एग होता है, जो ओवम होता है, उसको जब पेनिट्रेट करता है स्पर्म, उस दौरान ये एंजाइम्स जो है ओवम के लेयर को डिसॉल्व करते हैं, ताकि स्पर्म जो है ओवम के अंदर एंट्री ले सके। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग्स। क्यों कहते हैं इनको सुइसाइडल बैग्स? बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज इट्स ओन सेल्स। कभी कभी क्या होता है, जो सेल डैमेज हो गया है या फिर कोई सेल इन्फेक्टेड हो गया है, उन सेल्स को इसको किल करना पड़ता है, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। कोई अगर सेल बीमार हो गया है, कोई सेल डैमेज हो गया, तो उन सेल्स को लाइसोसोम क्या करता है? पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, ताकि वो अगल बगल का जो हेल्दी सेल्स है उनको इन्फेक्शन ना पहुंचाए। जैसे अगर कोई सेल है, इस सेल में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है, इसके आसपास भी तो बहुत सारे सेल होंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये सेल अकेले होगा, ऐसा तो नहीं होता कि ये सेल अकेले होगा, इसके साथ बहुत सारे सेल्स होंगे। तो इस इन्फेक्टेड सेल को लाइसोसोम क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इन्फेक्टेड सेल को लाइसोसोम क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि ये जो इन्फेक्शन है इन सेल्स के पास ना पहुंचे, ये इन्फेक्शन जो है इन सेल्स के पास ना पहुंचे। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम का ये काम है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, और ये रिसाइकलिंग का काम करता है। ये क्या करता है? रिसाइकलिंग का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? लाइसोसोम कोई भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या फिर कोई भी वेस्ट प्रोटीन हो गया, वेस्ट फैट हो गया, उसको ये क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? इनगल्फ। इसको इसके अंदर ऐड कर लेता है, और उसके अंदर में ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। उसके अंदर क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम फ्यूजेस विद द वेस्ट मटेरियल्स ब्रोकन डाउन। इसके अंदर में जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, और यहां से रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म फॉर रीयूज। और ये जो वेस्ट मटेरियल जो अंदर में ब्रेक हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, ताकि उसको रीयूज कर दिया रीयूज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सभी जानते हैं। आप अगर ऐसे स्टूडेंट से भी पूछेंगे जिनका साइंस नहीं है, तो उनको भी पता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये कैसा है? तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? स्मूथ होता है और पोरस होता है। स्मूथ और पोरस। पोरस का मतलब कि मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? छोटे छोटे पोर्स है, ताकि अंदर से बाहर कोई चीज जा सके और बाहर से अंदर कोई चीज आ सके। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है? फोल्डेड इनटू क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन जो है, इसका जो अंदर का जो मेम्ब्रेन वो इस तरह से फोल्डेड होता है। इस तरह से क्या होता है? फोल्डेड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्रिस्टी क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम क्या है? इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन। अब जितना ज्यादा फोल्ड कर दीजिएगा किसी सरफेस को, तो उसका एरिया जो होगा, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि अगर आप एक सीधा लाइन खींचे, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन वही आप अगर एक इतना ही दूर में एक फोल्डेड लाइन बनाइएगा, इतना ही दूर में एक फोल्डेड लाइन बनाइएगा, तो अब इसको जब सीधा करिएगा तो ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाने का मकसद यही होता है कि वो
सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। क्या इंक्रीज कर सके? सरफेस एरिया। ठीक है, दीज आर द क्रिस्टे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर बना है ये किससे बना है? इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन ही वो क्या हुआ है? फोल्ड हो गया है। इनर मेम्ब्रेन ही क्या हुआ है? फोल्ड हो गया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब क्यों साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहता है? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है रेस्पिरेशन में, वो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को ब्रेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, और इसी एनर्जी को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है एज एटीपी। एटीपी के रूप में इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनको क्या कहते हैं? द सेल्स एनर्जी करेंसी। इस तरह से आप किसी दुकान में पैसा देते हैं तो आपको कोई के मटेरियल देता है, कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो पैसा लगता है। उसी तरह से आपके बॉडी में, सेल में अगर कुछ काम करवाना होता है तो वहां पे भी पैसे लगते हैं। वो पैसा कौन है? एटीपी। वो पैसा कौन है? एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। क्योंकि इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बना सकता है अपना खुद का, और इसके पास डीएनए भी है तो ये अपना खुद का ये कंट्रोल सेंटर है। माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से न्यूक्लियस का कंट्रोल का जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद से ही आपस में आप खुद को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसके डीएनए के हेल्प से। तो ये हो गया, तो इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये है उसका डीएनए। दिस यहाँ पे देख लीजिएगा, इस सेगमेंट में उसका खुद का डीएनए है, और दीज आर स्मॉल राइबोसोम्स। ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। So these are the organelles which is only found in plant cells. एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है प्लास्टिड्स। अब तीन तरह के अलग अलग प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। क्या में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। आप लोग सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो इस क्लोरोफिल के मदद से। ये क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस करता है, मेक्स एंड स्टोर्स शुगर और स्टार्च। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनता है? शुगर बनता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया जाता है किसमें? स्टार्च में, और स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोर कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, और उसको स्टोर कर दिया जाता है स्टार्च के रूप में क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। दिस वर्ड क्रोमो मीन्स कलर। तो इसका कलर कैसा होता है? तो येलो भी हो सकता है क्रोमोप्लास्ट, ऑरेंज भी हो सकता है, और रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे एक पिगमेंट है कैरोटीन। एक पिगमेंट का नाम है कैरोटीन। ये कैसा कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। कैरोटीन कैसा कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। ठीक है,
और भी बहुत सारे हैं, ज़ैंथोफिल्स भी पाया जाता है, ठीक है, ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है, वो भी मिलता है इसमें, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब आप लोग देखे होंगे पौधे में खाली ग्रीन कलर का प्लांट थोड़ी होता है, बहुत सारे उसमें पार्ट्स भी होते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, रेड कलर का फ्लावर हो गया, ऑरेंज कलर का फ्लावर हो गया, येलो कलर का हो गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स पाया जाता है, तो उनमें कलर कैसे आता है, क्रोमोप्लास्ट से। कैसे आता है, क्रोमोप्लास्ट से। फ्रूट्स का भी कुछ कुछ अलग अलग कलर होता है। एप्पल कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ऑरेंज का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ग्रेप्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो अलग अलग कलर कलर का होता है। अब इनका काम क्या है, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स एंड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। जब एनिमल्स या फिर कोई बर्ड हो या फिर कोई इंसेक्ट हो, इन फ्लावर्स को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। उनके बॉडी में क्या चिपक जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स जब वो इंसेक्ट या फिर वो बर्ड जो है किसी और पौधे के ऊपर जाकर बैठता है, किसी और फूल के ऊपर जाकर बैठता है, तो ये पॉलन ग्रेन उस फूल पे जाकर के गिर जाता है, जिसके वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो दैट इज अलग अलग टॉपिक। दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस। इनके पास कोई कलर नहीं होता है, कोई पिगमेंट्स नहीं होता है। तो इनका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तो इसमें भी ल्यूकोप्लास्ट में 3 अलग अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है स्टार्च को स्टोर करने वाला, तो इसको क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट। स्टार्च को स्टोर करने वाले को क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट। ऑयल्स को स्टोर करने वाले को क्या कहते हैं, इलायोप्लास्ट। ऑयल्स जो स्टोर करते हैं, फैट्स जो स्टोर करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इलायोप्लास्ट। और प्रोटीन स्टोर करने वाले को कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो प्रोटीन्स स्टोर करते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। तो दीज आर द 3 मॉलिक्यूल्स दैट इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च, इलायोप्लास्ट में ऑयल्स या फिर फैट्स, और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स। एल्यूरोप्लास्ट का एक दूसरा नाम भी है, इसको प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। आलू जो होता है, आलू में स्टार्च स्टोर होता है। आलू में क्या स्टोर होता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ठीक है। और टैरो, टैरो इसको यहाँ के भाषा में, झारखंड के भाषा में क्या कहते हैं, इसको कच्चू कहते हैं। सुने होंगे कच्चू, बंगाली भाषा में बोलते हैं शायद कच्चू, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम एक हिंदी में इसको अरबी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अरबी, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज यहाँ पे, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है, उसी तरह से प्लास्टिड्स के पास भी क्या पाया जाता है, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी पाया जाता है खुद का डीएनए और राइबोसोम्स, और प्लास्टिड्स के पास भी पाया जाता है खुद का डीएनए और राइबोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है एनसीईआरटी में। दिस वन इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के पास भी 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, आउटर एंड इनर। इसके पास एक फ्लूइड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। फ्लूइड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोर्स सुगर्स एंड स्टार्च ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, शुगर और स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब स्ट्रोमा के अंदर कुछ डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरह से गोल गोल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से, दिस वन। तो ये जो लिक्विड है यहाँ पे, इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो डिस्क्स हैं, दिस वन इज ग्रैनम,
इसको क्या कहते हैं, ग्रैनम या फिर ग्रैना, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रैनम या फिर ग्रैना। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रैनम। इस सिंगल जो डिस्क है, ये जो सिंगल डिस्क है, इस सिंगल डिस्क को कहते हैं थाइलेकॉइड। इस सिंगल डिस्क को क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। बहुत सारे थाइलेकॉइड जब एक दूसरे के साथ जमा हो जाते हैं तब उसको कहते हैं ग्रैना, ठीक है। तो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज थाइलेकॉइड, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड। और ये जब स्टैक्स करते हैं, जब एक तरह गुच्छा बना लेते हैं तो उसको कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोमा में ही पाया जाता है। और इसी के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल। ये जो थाइलेकॉइड है, इसी के थाइलेकॉइड के अंदर में मिलता है आपको क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी के अंदर अगर क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, थाइलेकॉइड में। कहाँ हो रहा है, थाइलेकॉइड में, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसके पास भी खुद का डीएनए है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है खुद का डीएनए, ये छोटे छोटे राइबोसोम्स है इसके, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनल, वैक्यूल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट। तो यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अब ये वैक्यूल भी जो है ये प्लांट सेल का स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। ये प्लांट सेल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। अगर होता भी है तो इसका साइज कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। यूजुअली ये किसके पास होता है, प्लांट सेल के पास होता है। और कैसा होता है, लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो दिस वन इज ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये जो हिस्सा है, दिस वन इज वैक्यूल, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है और बहुत ही साइज इसका कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होता है इस पे। वैक्यूल में कितना मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। और ये कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, या फिर इसको सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ, तो ये उन गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही आने जाने का परमिशन देता है। एवरी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। कोई अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो उसके आर पार आप किसी भी मॉलिक्यूल को नहीं भेज सकते हैं। जिसका जरूरत पड़ेगा वही मॉलिक्यूल सिर्फ आना जाना कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर वाटर भी फिल होता है, जैसे इसका काम यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। क्या स्टोर करते हैं ये, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ठीक है। हेल्प्स टू मेंटेन टर्गर प्रेशर, कीप्स द सेल फर्म। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, तो अगर किसी सेल में हम पानी भर देंगे, अंदर में किसी सेल में अगर वाटर भर दिए तो ये वाटर जो है ये प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। अब बाहर की तरफ, किसकी तरफ, बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ एक प्रेशर जनरेट करता है। तो उसी प्रेशर को कहता है टर्गर प्रेशर, ठीक है। सपोर्ट्स सेल शेप, सेल का शेप को भी सपोर्ट करता है। अगर यहां से इतना बड़ा वैक्यूल को अगर निकाल दिया जाए तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब प्लांट विल्ट्स, विल्ट्स का मतलब जब मुरझा जाता है, बहुत बार देखे होंगे कि पौधों को अगर आप पानी नहीं दीजिएगा बहुत दिनों तक तो पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उनके पत्ते अगर सीधा रहते हैं, अगर पानी दीजिएगा तो पत्ते सीधा रहेंगे, और पानी नहीं दीजिएगा तो पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जा, जो झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मुरझा जाता है, कैसे मुरझा जाता है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर पानी नहीं है। वैक्यूल के अंदर क्या नहीं है, पानी नहीं। अगर आप पानी नहीं दीजिएगा उसको तो वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो सेल्स बिकम लेस फर्म, सेल्स बिकम लेस फर्म मतलब पूरा टाइट नहीं रहेगा। सेल क्या होगा, पूरा टाइट नहीं रहेगा। पानी, अब कोई जैसे बैलून हो गया, बैलून में अगर पानी भर देंगे तो जितना ज्यादा पानी भरेंगे बैलून उतना टाइट होता जाएगा, एक शेप ले लेगा एक बड़ा सा।
और उससे धीरे धीरे पानी जब निकाल दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा, जो मुरझा जाएगा वो बैलून भी, उसी तरह से ये भी हो जाता है। तो इसके अंदर जब वैक्यूल के अंदर पानी रहता है तो एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और जब धीरे धीरे वैक्यूल से पानी निकल जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, लेस फर्म हो जाता है, मुरझा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द वैक्यूल, जिसका काम क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट। तो ये क्या क्या स्टोर करता है, तो वाटर स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, और वेस्ट स्टोर करता है। और सपोर्ट क्या करता है, इसका शेल का शेप को मेंटेन करने में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सेल का शेप को मेंटेन करने में ये सपोर्ट करता है। तो ये हो गया वैक्यूल्स के बारे में। तो दिस वन ये लास्ट स्लाइड है, दिस वन इज द लास्ट स्लाइड। तो ये टोटल 8 ऑर्गेनल्स आप पढ़ लिए इस वाली वीडियो में। क्या क्या पढ़ लिए, तो न्यूक्लियस पढ़ लिया, राइबोसोम्स पढ़ लिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स हम लोग देख चुके हैं इस वाली वीडियो में। अगले वाली वीडियो में जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है, जैसे क्या क्या बच गया, सेल वॉल बच गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गया, और सेल डिवीजन। तो ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिए हम लोग, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह, तो ये सारे चीज पढ़ लिए हम लोगों ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल डिवीजन, ये 3 टॉपिक के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। तो वेट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।